जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने उसी धारा विद्युत मतलब विद्युत चालन का इलेक्ट्रिक कंडक्शन का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखें जिसमें मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है तो नीचे लिंक दिया है, जाके वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। मैंने इसके बारे में डिस्कस कर चुका कि अनुगमन वेग क्या होता है, विद्युत धारा क्या, सब कुछ मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम देखेंगे कुछ डेरिवेशन हो कि अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या है। आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन बहता है, अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा तो ऑटोमेटिक तो बहेगा नहीं, उसको पीछे से वोल्टेज ढकेलता है। तो जो वोल्टेज और विद्युत धारा का जो संबंध होता है वो बी प्रोपोर्शनल आई। ये किसने दिया था? ओम ने दिया था। जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि अगर हम विद्युत धारा को बढ़ाएं, अगर विद्युत धारा मुझे ज़्यादा चाहिए तो हमें वोल्टेज भी ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब जितना तेज ढकेलेंगे विद्युत धारा उतना तेज मिलेगी। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई चालक तार है, ये चालक तार क्या होता है? चालक तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे चालक तार कहते हैं। तो मान लीजिए कोई अगर चालक तार है तो इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए जैसे एक फैमिली है तो फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे, उसी में कोई आलसी होगा, कोई तगड़ा होगा। अब जैसे ये है, इस चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे सामान्य ताप और दाब पर 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन रहते हैं प्रति मीटर क्यूब, मतलब एकांक आयतन में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आप लोग सोच समझते हैं कि एक चालक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने कहा कि अगर एक परिवार के अंदर बहुत सारे फैमिली होते हैं, मतलब फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई तगड़ा होता है, कोई आलसी होता है, कोई मतलब सुस्त होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कोई थोड़ा लूज होगा, कोई तगड़ा होगा। तो इसको तगड़ा सबको बनाने के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए, एक डायरेक्शन में जाने के लिए कि भैया आप धीरे धीरे जाओ, तो इनको एक समान एवरेज, मतलब इनको सबको तगड़ा बनाने के लिए इनको आवेशित किया जाता है। तो आवेशित किया जाता है मतलब क्या? वहाँ आ गया आवेश आ गया। आवेशित मतलब क्या होता है? उनको चार्ज किया जाएगा। जब इसको चार्ज किया जाएगा तब ये तगड़ा हो जाएगा, तभी आपस में चलना स्टार्ट करेंगे। और ये भी बताया था कि ये सब डिस्कस हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एक चालक पदार्थ लेते हैं जिसकी लंबाई L है। जिसकी लंबाई कितनी है? L है। जिसकी लंबाई कितनी है? L है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो अभी ऐसे ऐसे है, ये अभी जाएगा नहीं। अब मैंने क्या किया, एक वोल्टेज लगा दिया। एक क्या लगा दिया? वोल्टेज लगा दिया। अब देखिए जो वोल्टेज होता है, जो धारा का प्रवाह होता है, वो माइनस टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाएगा। मतलब ये धारा मेरा जाएगा, तो धारा मैंने ले लिया आई। यहाँ मैंने लिख दिया कि माना एक चालक में धारा जो है, माना धारा कितना है? आई। धारा कितना है? आई। अब अनुगमन वेग की बात कर रहे हैं तो माना धारा आई हो गया, और अनुगमन वेग कितना हो जाएगा? अनुगमन वेग हो जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा मेरा vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब ये धारा इधर से इधर आएगी, धारा जब इधर से इधर आएगी तो भाई जब ये धारा इधर आएगी तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा तो विद्युत धारा इधर होगा। तो जब ये विद्युत धारा की दिशा इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की धारा ये हो गया, मतलब वही बीडी हो गया, अनुगमन वेग से आगे बढ़ रही है। जब ये अनुगमन वेग से आगे बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है इसको आवेशित किया गया होगा, सभी को चार्ज किया गया होगा। तो आवेश मान लिया Q है। कुल आवेश कितना है इसका? कुल आवेश क्या है? Q। कुल आवेश Q है। कुल आवेश कितना है? Q। अब मैंने अभी बताया कि एक प्रति एकांक मीटर, मतलब एक प्रति मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? माना n। तो प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माना कितना है? n। और कुल इलेक्ट्रॉन, भाई एक मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन मैंने सभी को मान लिया कि सभी में कितना है, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? माना n। कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? कुल इलेक्ट्रॉन n है। वैद्युत धारा, वोल्टेज कितना है? विभवांतर कितना है? b। विभवांतर कितना है? भाई जब वोल्टेज लगा दिए तो विभवांतर होगा इसका, जाहिर सी बात है वोल्टेज चाहिए तभी तो विद्युत धारा जाएगा। तो विभवांतर माना कितना है? b। अब देखिए, और समय, भाई जब ये इसको ठेलेगा, जब ये जाएगा, ये धारा जाएगी तो कुछ समय लेगा, इसको जाने में आने में कुछ समय लगता। तो माना समय कितना है? t। समय कितना है? समय कितना है? t।
जब ये धारा इधर से इधर जाएगी, जब धारा इधर से इधर जाएगी तो मैंने बताया था कि एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है ई। एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया जिसका नाम होता है ई, और ये किस वेग से आगे जा रहे हैं? अनुगमन वेग से, जिसका नाम है वीडी। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है n गुणे आयतन। ये n गुणे आयतन मतलब कि चालक में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और गुणे चालक का आयतन, यही है मेरा इतना चालक का आयतन माना b है। अब ये जो चालक है ये किस तरीके से दिख रहा है? तो ये जो चालक है ये बेलन की तरह दिख रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है, मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ कि जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ h नहीं है, यहाँ l है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं l, पाई r स्क्वायर l। लेकिन अगर मैं इस आधे डिस्कस करूँ कि ये जो पाई r स्क्वायर है ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो एक वृत्त यहाँ है, ये वृत्त है ना, तो देखिए जब हम कोई पाइप काटते हैं तो उसके सामने वाला वृत्त ही कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो हम इसको ए एल लिख देते हैं। ए मतलब वही एरिया, तो बेलन मतलब पूरा एरिया को हम आयतन को ऐसे लिख सकते हैं। बेलन का आयतन ये होता है तो हम आयतन को ए एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया n इंटू ए एल, n बराबर आ गया मेरा एक समीकरण नंबर 1। अब मैंने कहा कि जो आवेश होता है, आवेश कुल आवेश कितना है? Q। कुल आवेश कितना है? कुल आवेश कितना है? Q। तो Q बराबर क्या होता है? Q बराबर Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne, लेकिन छोटा n नहीं, बड़ा N, क्योंकि कुल आवेश मतलब कुल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो Ne हो जाएगा। अब n का मान आप निकालें कितना है? तो NaLe, Q बराबर आ गया NaLe, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 ले लिया। अब वैद्युत धारा क्या होगा? भाई वैद्युत धारा बह रही है, तो वैद्युत धारा I बराबर क्या होगा? वैद्युत धारा I बराबर होगा Q बाई टी, क्योंकि वैद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होगा? Q बाई टी। तो Q का मान कितना है? NaLe बाई टी, NaL बाई टी। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब देखिए समय बराबर क्या होगा? यहाँ तो हमें समय नहीं दिया है, तो हम पहले समय का मान निकाल लेते हैं, जिसके कारण हमको मिल जाएगी। अच्छा, ये वेग है, ये क्या है? वेग एक तरीके से चाल हो सकता है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो समय को अगर इधर लाएं, अगर ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? टी से। तो समय को जब टी से, तो ये टी बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये दूरी कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन है केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ कितनी दूरी तय कर रहा है? L दूरी। इसकी लंबाई कितनी है? L, तो ये हो जाएगा दूरी मेरा L। और ये चाल क्या है? वही कि कितने चाल से जा रहा है, तो ये भाई अनुगमन वेग से जा रहा है, तो इसकी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगा BD। अब ये समीकरण नंबर मैंने ले लिया 4। अब समीकरण 4 को समीकरण 3 में उठा के पटक देने पर तो लिखेंगे I बराबर होता है NaLe, और T का मान कितना लाए हैं आप? T का मान होता है L बाई BD, तो L बटे VD, तो L से L कट गया, ये BD कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जो नीचे वाला रहता है अगर, तो वो चला जाता है ऊपर। तो I बराबर हो गया Na, यहाँ लिख देते हैं, जो I बराबर होगा, मैं यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं इसको, और यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि जो I बराबर होगा NaLeVD। ये मेरा वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच का संबंध हो गया। अगर कोई पूछे कि अनुगमन वेग बराबर क्या होगा, BD बराबर क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो I बटा इन सबको नीचे भेज देंगे, क्या हो जाएगा? NaLe। ये मेरा फार्मूला आ गया वैद्युत धारा। अब चलिए मैं एक थोड़ा इसको आया समझ में। अब हमने क्या कहा, अब चलिए एक नया टॉपिक लेते हैं, हेडिंग। यहाँ देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ओम का नियम क्या होता है।
ओम का नियम मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका है वो भी, लेकिन कुछ बता देते हैं ओम का नियम क्या है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, वही जो आप लोग पढ़ते चले हैं बस वही इन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि जो वैद्युत धारा होता है और वोल्टेज होता है ये प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जॉर्ज साइमन ओम का स्टेटमेंट क्या था कि वैद्युत धारा और वोल्टेज के बीच में संबंध स्थापित कर दिया, वही ओम का नियम कहलाता है। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वैद्युत धारा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है जितना तेज ढकेलेंगे उतना तेज वैद्युत धारा हमको मिलेगा। अब जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो वहाँ एक कांस्टेंट आता है। कोई भी अगर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो वहाँ अलग अलग कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो आर लिया। ओम ने क्या कांस्टेंट लिया, आर। और इस आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। तो इसने जो है ओम भाई साहब ने क्या किया, इसी आर का स्टडी किया और आर को दो भागों में सजा दिया। जानना आप लोगों को जरूरी है क्योंकि घरों में सभी चीज में प्रतिरोध होता है। ये प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया, लेकिन चलिए बता देते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत धारा को रोकना। भाई जाहिर सी बात है विद्युत धारा को रोकता है। विद्युत धारा को रोकना क्या कहलाता है, प्रतिरोध। विद्युत धारा को रोकना क्या कहलाता है, प्रतिरोध। तो हम प्रतिरोध को अब ज़्यादा कोई रोकेगा, विद्युत धारा को ज़्यादा कोई रोकेगा तो हमारे लिए नुकसान नहीं करेगा, नुकसान करेगा, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर बिजली इसी के कारण ही गिरती है। अब अगर हमको पता है कि किस क्रम में प्रतिरोधों को लगाया जाए जिससे बिजली मेरा कम गिरे, तो प्रतिरोधों को इन्हें स्टडी किया, एक में समांतर क्रम में सजाया, एक समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में लगाया। ओम ने क्या किया, एक श्रेणी क्रम में इसको सजा दिया और एक समांतर क्रम में से सजा दिया। अब ये समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम क्या होता है, चलिए वो भी बताते हैं। ये जो समांतर क्रम होता है और एक श्रेणी क्रम, अगर एक तार है, जैसे ये मैं कह दूं कि एक तार है, ये कहाँ से कितना तार है, मैं अगर इसे खींच दूं, मैं पूछ लूं ये कितने तार है, तो अगर इसका टंगरिया पकड़ के खींच दिया जाए तो कितने तार है, एक तार है, तो उसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम। तो और दूसरा तरीका, अगर एक तार है तो श्रेणी क्रम। अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर इसको धारा भेजें तो धारा कंफ्यूज ना हो, धारा इसे जाएगी और इसे चुपचाप चली आएगी, इसको कोई अलग रास्ता नहीं मिला, तो यहाँ एक का रास्ता है वो इसे सीधे चली आएगी, तो हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर मैं यही दो तार कर दूं, अब धारा को अगर जैसे यहाँ धारा पहुँचेगी, कहेगी आप कैसे जाएं, ऐसे जाएं कि ऐसे जाएं, तब कहेगी ठीक है भैया बट जाते हैं, तुम आधा इधर चले जाएं और आधा इधर चले जाएं। तो जहाँ धारा बट जाए या दो तार हो वो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। जहाँ धारा बट जाए, जहाँ धारा कंफ्यूज हो जाए, जहाँ दो तार होते हैं वो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। और जहाँ एक तार होता है उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम कहते हैं। अब देखिए, अब हम चलिए इसी को सिद्ध कर देते हैं कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में समांतर क्रम को सिद्ध करते हैं। ओम भाई साहब ने ले लिया 3 तार और मैंने 3 तारों में ब्रेक किया, इसका रेजिस्टेंस R1 R2 लिया, इसका रेजिस्टेंस कितना लिया, R1 R2, और इसका तुल्य प्रतिरोध जो विभवांतर वोल्ट B लिया, इसका विभवांतर वोल्ट B लिया। अब ये धारा जाएगी I से, धारा भाई जब वोल्टेज आ गया तो धारा I से जाएगी, ये माइनस ये प्लस। अब जाएगी तो यहाँ बट जाएगी, अब धारा जाएगी, इसमें मान लो I1 गया और इसमें मान लो I2 गया और इसमें माना I3 गया, ये माना प्रतिरोध R1 R2 और ये है R3 है। जब ये तीनों धाराएं जाएंगी तो इसे चली आएगी, नियम होता है जितनी धारा जाएंगी उतना धारा आना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये जो समांतर क्रम में है इसमें बट क्या रहा है, तो कहेंगे सर जी धारा बट रही है और क्या बट रहा है, रेजिस्टेंस तो बट ही रहा है। तो हम कहेंगे अच्छा B बराबर क्या होता है, तो ओम के नियम से B बराबर क्या होता है, IR। B बराबर क्या होता है, IR। तो B बराबर जब IR होता है तो मैं कह दूं कि अच्छा I1 बराबर क्या होगा, मतलब I बराबर क्या, तो आप कहेंगे सर जी I बराबर होगा B बाई R। B बाई क्या होता है, R। इसका तुल्य विभवांतर कितना है, B। तुल्य विद्युत धारा कितना है, I। अब देखिए इसका तुल्य विभवांतर कितना है, B। अब B बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होगा, B बराबर I होता है, तो I बराबर B1 प्लस B2। लेकिन ये जो धारा है ये I कितने भागों में टूटा है, तो कहेंगे सर जी I जो है ना 3 भागों में टूटा है, एक I1 I2 और I3। I1 I2 और I3 में टूट गया, तो I बराबर क्या होता है, B बाई R, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध और तुल्य विभवांतर और तुल्य धारा है।
अब I1 में क्या होगा तो कहेंगे आप B बटे R1, B बटे R1, क्यों? क्योंकि सबका वोल्टेज कितना है, सेम है, प्लस इसको लिखेंगे B बटे R2 और यहाँ लिखेंगे प्लस B बटे R3। तो B कट गया तो 1 बटे R बराबर मिला हमको 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ये हमारा समांतर क्रम का फार्मूला हो गया, ये मेरा समांतर क्रम का फार्मूला हो गया। अब श्रेणी क्रम में कैसे होगा? अब श्रेणी क्रम का चलिए निकाल देते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, इन्होंने क्या किया, एक प्रतिरोध फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ भाई लगी रहा है श्रेणी क्रम, जैसे मैं आपको पहले बता दिया, और इसका तुल्य विभवांतर कितना माना, B। लेकिन यहाँ इन्होंने ज्वाइंट किया। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, ज्वाइंट के कारण यहाँ अलग अलग वोल्टेज आता, माना B1, यहाँ माना B2, यहाँ माना B3। अब धारा जाएगी, धारा क्या हुआ, जाएगी, तो धारा तो कहीं बटेगी ही नहीं, धारा इसी चली जाएगी, तो मतलब I कहीं बटा नहीं। तो यहाँ माना R1, यहाँ माना R2 और यहाँ माना R3, प्रतिरोधों को मान लिया। अब मैंने क्या किया, ये जो वोल्ट होता है B, इस तुल्य वोल्टेज कितना है, B है, ये B कितने भागों में टूटा है, 3, B1, B2 और B3 में। तो कुछ नहीं, B1 प्लस B2 और प्लस B3, मतलब ये वोल्टेज 3 भागों में टूटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए B बराबर क्या होता है, तो कहेंगे IR। B बराबर क्या होता है, IR। धारा तो सब में सेम है, तो धारा सब में सेम है, तो आइए B1 के दर पे R1, क्योंकि इसका R1 है, इसका क्या होगा, धारा तो सेम होगा, R2 होगा, धारा इसमें भी सेम होगा, तो R3। I कट गया, तो R बराबर क्या हुआ, R1 प्लस R2 और प्लस R3। यह हमारा ये भी सिद्ध हो गया। अब ओम के जो ओम भाई सामने था, ओम भाई सामने क्या किया, इसी प्रतिरोध को दो भागों में सजाया, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई जरूरी नहीं कि R3 ही होगा, जितना प्रतिरोध लगा दे डॉट 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 RN तक हो सकता है। और समांतर क्रम में 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस डॉट 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 जितना भी प्रतिरोध होगा हम लगाएंगे। अब एक देखिए, अब इस प्रतिरोध को जब इन्होंने स्टडी किया तो इस प्रतिरोध में फिर आता है कि ओमीय और अनओमीय किसे कहते हैं, ओमीय। अच्छा, ये जो B प्रोपोर्शनल I होता है, B प्रोपोर्शनल I, तो मैंने क्या बताया, जितना ये बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, तो इसका जो ग्राफ होता है प्रोपोर्शनल का वो इस तरीके से होता है। तो अगर ये B है तो ये I होगा। कहने का मतलब अगर B इतना है तो धारा इतना मिलेगा, अगर B इतना है तो धारा इतना मिलेगा। अगर मैं कह दूं कि अगर ये व्युत्क्रमानुपाती होता, जैसे मान लीजिए B बराबर क्या होता है, IR, B बराबर क्या होता है, IR, तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर होगा B बटे I। मतलब अगर इस B को हटा दिया जाए तो जो, अगर मैं कह सकता हूँ यहाँ एक B को हटा दिया जाए तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जो प्रतिरोध होता है वैद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर हम धारा बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, मतलब इसका उल्टा है, अगर इसको घटाएं तब ये बढ़ेगा। तो इसका जो चिन्ह होता है व्युत्क्रमानुपाती का वो ये होता है। देखिए अगर यहाँ मैं बहुत बड़ा कर दूं, अगर मैं यहाँ बहुत बड़ा कर दूं तो हमको इतना मिलेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए इसे B माना, इसे क्या माना I, इसे मान लीजिए I माना और इसे माना R। अगर R का वैल्यू इतना लिए, बहुत छोटा लिए, तो हमको वैद्युत धारा इतना बड़ा मिला। अगर प्रतिरोध इतना बड़ा लेंगे तो, अगर इतना बड़ा ले लिए मतलब थोड़ा, अब देखो इसको बढ़ा रहे हैं, अब प्रतिरोध को मैंने बढ़ाया तो विद्युत धारा घट जाएगा, तो वही चीज़ है ना। तो इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या कहते हैं उसको, व्युत्क्रमानुपाती। ओमीय क्या होता है, जो ओम का नियम को पालन करता है उसे ओमीय कहते हैं, और अनओमीय जो ओम का नियम का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं, अनओमीय कहते हैं। फिर आता है विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को सबसे पहले आता है वैद्युत चालकता। क्या, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, तो वैद्युत चालकता को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। वैद्युत चालकता किसे कहते, रिप्रेजेंट करते हैं G से। अब G देखिए वैद्युत चालकता का परिभाषा क्या होगा कि वैद्युत मतलब प्रतिरोध के, क्या, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब प्रतिरोध था उसका उल्टा कर दिया, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता। तो G बराबर क्या होता है, 1/R। अब R का मात्रक क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको विमीय सूत्र और इसका मात्रक आप लोग लिखेंगे सबसे पहला चीज, क्योंकि बोर्ड में नंबर कट जाता है।
तो G बराबर क्या होता है 1/r, r का मात्र क्या होता है ओम। अब ये ओम अगर ऊपर जाएगा तो ओम के पावर 1 था, यहाँ 1 था, अब ऊपर जाएगा तो ओम के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यही फॉर्म इसका वो हो गया, मात्रक हो गया। अब इसको इंग्लिश में लिखा जाता है OHM, तो इसको भी माइनस अगर कर देंगे तो मतलब इसका उल्टा हो जाएगा MHO। इसका एक मात्रक और हो गया मोहो, क्या हो गया मोहो। अब इसका एक मात्रक और होता है साइमन, एक मात्रक क्या होता है साइमन। क्यों इसका नाम साइमन क्यों मात्रक पड़ा, क्योंकि इसका जो जॉर्ज साइमन ओम, इनका जो नाम था पूरा वो जॉर्ज साइमन ओम था। एक ओम ले लिया और एक अपना नाम सरनेम और लगा दिया, साइमन हो गया। तो वैद्युत चालकता समझ में आया। वैद्युत चालकता किसे कहते हैं, प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। अब प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसमें नेक्स्ट एक पार्ट 4 लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।